बच्चों कैसे हो सभी लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई तो ठीक चल रही है लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा डर, यही ना? चलो, तो आज मैं बात करूंगा फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स के डर को कैसे दूर किया जाए, फिजिक्स में अच्छा स्कोर कैसे किया जाए। देखो क्या है कि एक एवरेज बच्चा और एक टॉपर बच्चा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो ये डिफरेंस है स्ट्रैटेजी का डिफरेंस होता है। एक जो टॉपर बच्चा होता है वो सही स्ट्रैटेजी के साथ, सही रणनीति के साथ में तैयारी करता है, जबकि जो एवरेज बच्चा होता है उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है, बस यूं ही पढ़ते जाता है, पढ़ते जाता है, पढ़ते जाता है। मेहनत वो भी करता है, एवरेज बच्चा भी मेहनत करता है और एक टॉपर बच्चा भी मेहनत करता है। तो टॉपर बच्चा जो है वो स्मार्ट स्टडी करता है, जबकि एवरेज बच्चा जो है वो हार्ड स्टडी करता है। इसलिए हम लोग को स्मार्ट स्टडी करना है। बात समझ आया ना? अब देखो क्या है, कैसे हम लोग देखें, अगर एग्जाम की अगर बात करें तो जो है सीबीएसई वाले लोगों का एग्जाम जो है फिजिक्स का पेपर जो है 20 तारीख को है, 20 फरवरी को है, और जबकि जैक वाले का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल वाले बच्चों का एग्जाम जो है वो कब है? 7 फरवरी को। इन लोगों का एग्जाम पहले, इन लोगों का एग्जाम पहले है। चलो अब मैं बात करूं कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, स्मार्ट स्टडी क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले जितने भी पोर्शन तुम्हारा ना, जितना भी सिलेबस है, उन सभी सिलेबस को 3 कैटेगरी में तुम्हें बांटना है। पहला जो कैटेगरी हमारे पास में होगा वो हाई वेटेज चैप्टर होगा, ठीक है ना? दूसरा हमारे पास में होगा इजी स्कोरिंग चैप्टर होगा, और तीसरा हमारे पास में होगा लो स्कोरिंग चैप्टर होगा और हाई रिटर्न जिससे अपने को मिलेगा, ठीक है ना? देखो अब हम बात करो ये चैप्टर कैसे सेलेक्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें कि हाँ ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखो तुम ब्लूप्रिंट से सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लूप्रिंट से, या फिर देखो यहाँ पर क्या किया गया, 7 से 8 साल का जो पेपर है उसके एनालिसिस के जो है द्वारा जो है वो हर एक चैप्टर से कितने साल, हर एक साल कितने कितने मार्क्स को जो है क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पर निकाला गया। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो है वो देखो 19 से ही बात करें, 19 में 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, 20 में 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। मतलब अगर हर एक साल देखा जाए तो 8 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आ रहा है। यानी कि 2 चैप्टर, कौन कौन सा 2 चैप्टर है? इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। इन दोनों चैप्टर से अपने को 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। बात समझ में आया? उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आना है। उसके बाद मैग्नेटिज्म और मूविंग चार्ज से 8 नंबर का क्वेश्चन आना है। 2 चैप्टर लेंदी पढ़ो लेकिन 8 ही मार्क्स से आना है। बात समझ में आया ना? ईएमआई और एसी से अपने को 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। उसके बाद क्या हो गया, ऑप्टिक्स से अपने को 12 से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स यानी डुअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियस से 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। इतना पढ़ो, उसके बाद 4 मार्क्स 6 मार्क्स की आना है। उसके बाद क्या होगा, सेमीकंडक्टर से अपने को 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आना है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, उसको पढ़कर कितना मार्क्स हम लोग ला सकते हैं। बात समझ आया ना? तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ये जो है टेबल तैयार किया गया, 3 सेक्शन में बांटा गया। पहला हाई वेटेज, उसके बाद हमारे पास में क्या हो गया इजी स्कोरिंग चैप्टर, और तीसरा हमारे पास में क्या हो गया जिससे हम लोग मतलब ना के बराबर पढ़ करके 2-3 घंटा अगर पढ़ लें उस चैप्टर को तो इजीली हम लोग उसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। बात समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं किस किस चैप्टर से कितना ज्यादा पोर्शन, मतलब कौन कौन सा टॉपिक से जितना, ये तो समझ में आ गया, ये तो सभी को क्लियर हो गया कि किस कौन सा चैप्टर को पढ़ना है। देखो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर कहाँ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक अपने को पढ़ना है, और अगर ईएमआई को पढ़ लें और अगर वेव ऑप्टिक्स को पढ़ लें, ये चैप्टर्स पहले अगर कर लिया जाए तो देखो 10 नंबर इससे, 10 नंबर इससे, एवरेज मान के चलो 10 इससे, 10 इससे और 10 इससे, कुल मिलाकर 30, और 5 नंबर ले लो, 1-2 नंबर इससे आगे पीछे हो सकता है, तो 5 नंबर मतलब 35 नंबर तो हमारा रिजर्व हो गया। 35 नंबर तो हमारा रिजर्व हो गया। 70 में से पेपर का 70 नंबर से, 70 नंबर में कितना नंबर, 35 नंबर अपने पास रिजर्व हो गया। मतलब क्या, मतलब हम लोग 30 से 32 नंबर जो है ये सब पढ़ करके ला सकते हैं अच्छे से। मतलब हम लोग का ये तो टेंशन खत्म हो गया ना कि हम लोग का जो है कितना जो है स्कोर कम आएगा ज़्यादा आएगा, तो ये तो 50% यहाँ से और प्रैक्टिकल में जो मिलता है वो तो आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं अच्छा स्कोरिंग। तो पहले तुम लोगों को ये सब टॉपिक करना है, उसके बाद देन क्या करना है, देखो ये जो सेमीकंडक्टर एकदम लप्पू सा चैप्टर है, एकदम छोटा सा चैप्टर है ये। अगर इस चैप्टर को अगर कर लेना, एक बार कर लेना, तो 6 से 8 नंबर में से 5 से 6 नंबर तो एकदम कंफर्म आ ही जाना है, ठीक है ना? इसलिए ये सब स्ट्रैटेजी के साथ में फॉलो करो तो अच्छे से अच्छे मार्क्स तुम लोग को आएगा, फिजिक्स से डरने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है ना पीवाईक्यू के साथ अगर देखा जाए, पीवाईक्यू को देखा जाए तो हर साल जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन आता है। रिपीटेड क्वेश्चन आता है मींस क्या, देखो कूलम्स लॉ से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो डेफिनेशन से पूछे, चाहे वो डायरेक्ट लॉ से क्वेश्चन पूछ दे, चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दे, चाहे वो तुम्हारा एमसीक्यू पूछ दे, मतलब उससे आना ही आना। वो क्वेश्चन अगर कर लें, उसका भी इलाज अभी देंगे हम, क्या कैसे करना है, वो अगर कर लें तो अच्छे से उसको कर लेंगे। समझाया कि नहीं आया? चलो अब नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, तो इस पे न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल जो है आना ही आना है, उसमें ज्यादा अपने को फोकस करना
है, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्टिक्स से भी न्यूमेरिकल आता है, तो उससे न्यूमेरिकल अपने को प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से हम लोग जो स्ट्रैटेजी के साथ में अगर देखते जाएं तो इतना इतना जो है सब टॉपिक पीवाईक्यू से देखते चलना, इसको देख लो कौन कौन सा है, उसके बाद हम लोग इसको उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग करना है। देखो अब बात करें कि डेली का क्या प्लानिंग होना चाहिए। डेली सबसे पहले तुम लोग को थ्योरी पढ़ना है 20 मिनट, ठीक है ना, 20 से 30 मिनट थ्योरी पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, न्यूमेरिकल तुम लोग को बनाना है डेली, और तुमको क्या करना है, पीवाईक्यू और सैंपल तुमको डेली करना। अगर ये चीज को फॉलो कर लेगा ना, 30 से 40 दिन तक अगर फॉलो कर लिया, तो तुम्हारा 80% गारंटी, 80% बेस तुम्हारा जो है मजबूत कर देगा ये सब, ठीक है ना। अब अगर बात करें 5 ईयर क्वेश्चन, देखो क्या होता है, पास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन, ठीक है ना, पीवाईक्यू तुमको लगाना है और सैंपल पेपर लगाना है। तो सैंपल पेपर से तुमको क्वेश्चन का आइडिया होगा कि इस बार किस पैटर्न पे क्वेश्चन आना है, कहां पर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कहां पर कैसे होना, इसलिए तुमको 5 ईयर का पेपर बनाना है और सैंपल पेपर बनाना है। तो 80% के लिए अनिवार्य है, 80% लोगों के लिए अनिवार्य है। मतलब क्या है कि इससे अधिकतर हेल्प मिलता है अपने को, ठीक है। तो क्या करना है कि वीक एरिया को अपने को पहचानना है कि हम मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, उस वीक एरिया को पहचानना है, और पहचानने के बाद देखो मॉक लगाना है, टेस्ट देना, और वीक एरिया को पहचानना, और पहचान करके हमको उसको स्ट्रॉन्ग करना है। उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना। वो कहाँ से होगा, तो हमको सैंपल पेपर बनाना पड़ेगा, हमको मॉक लगाना पड़ेगा, इससे हम लोग इसको कर सकते हैं। अब बात रहा क्या, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर तुम लोग को एक चीज मिलने वाला है। देखो क्या है, सबसे पहले क्या, चैप्टर वाइज डेफिनेशन। चैप्टर वाइज डेफिनेशन तुम कर लो, जितना भी चैप्टर्स है 1 से लेकर 9 यूनिट तक जितना भी चैप्टर है, सभी का तुमको क्या करना है, चैप्टर वाइज डेफिनेशन तुमको कर लेना है। क्योंकि डेफिनेशन तो डेफिनेशन नहीं, डेरिवेशन क्या करना है, डेरिवेशन कर लेना। तो चैप्टर वाइज डेरिवेशन अगर तुम कर लोगे ना सभी चैप्टर का, तो डेरिवेशन वाला तुमको जो भी क्वेश्चन आए वो तुम कर सकते हो, ठीक है ना। चलो उसके बाद तुम्हारे पास में चैप्टर वाइज लॉ कर लेना, जितने भी लॉ है स्टार्टिंग चैप्टर से एंड चैप्टर तक जितना भी लॉ पूछा गया है उस सारे लॉ को कर लो, क्योंकि लॉ से हर बार जो है क्वेश्चन डायरेक्ट लॉ क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही साथ उससे एमसीक्यूज क्वेश्चन भरा पड़ा तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। एमसीक्यू भरा पड़ा मिल जाएगा उससे क्वेश्चन। उसके बाद तुमको क्या होगा, लॉ से कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, ट्रांसफार्मर हो गया तुम्हारा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया, वो क्वेश्चन तुमसे आना ही आना है, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या होगा, डेफिनेशन, सभी का चैप्टर वाइज डेफिनेशन और यूनिट और उसका डायमेंशन कर लो, यूनिट और डायमेंशन उसका कर लो। अब बात उठेगा कि सब कहां से करें, देखो सब यहां से तुम लोग करेगा, यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है, जिसको चाहिए वो हमको बोल देगा। देखो सबसे पहले मेरे पास में क्या है, सबसे पहले चैप्टर वाइज डेरिवेशन। अगर मैं ये पीडीएफ में अगर देखूं, जिसको चाहिए ये पीडीएफ वो कमेंट कर देना, वो हम पीडीएफ हम उसको दे देंगे, ठीक है ना। देखो ये क्या है, फिजिक्स का चैप्टर वाइज डेरिवेशन है। इसमें चैप्टर वाइज डेरिवेशन का मतलब क्या हो गया, चैप्टर 1 से, चैप्टर 1 अगर देखें तो चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज हो गया है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड हो गया, उसमें जितने भी डेरिवेशन है वो सारा डेरिवेशन देखो, पहला डेरिवेशन हो गया, दूसरा डेरिवेशन हो गया, तीसरा डेरिवेशन हो गया, जितना भी डेरिवेशन है ना वो सारा डेरिवेशन इसमें किया हुआ है। और तुम इसको कर लोगे ना अच्छे से कर लोगे तो डेरिवेशन वाला पोर्शन गारंटीड तुमसे नहीं छूटेगा। सारा डेरिवेशन तुम वहां पर करके आओगे, बात समझ आया कि नहीं आया। सारा का सारा डेरिवेशन इसमें दिया हुआ है, सारा का सारा डेरिवेशन दिया हुआ, टॉर्क वाला हो गया, ठीक है ना। अब तुम इसमें ये कर सकते हो, ये वाला पीडीएफ ले करके रिपीटेड जो है वो रिपीटेड भी बना सकता है। और जैक वाले बच्चे ध्यान दोगे, जैक वाला बच्चा 3 क्वेश्चन लास्ट में जो 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो इसी से क्वेश्चन आता है हर साल और आएगा इस बार भी, ठीक है ना। सारा डेरिवेशन कर लेगा तो उसी से आना ही आना है, वो भी करेगा वो सब क्वेश्चन। बात समझ आया कि नहीं आया। तो जैक वाला इस पीडीएफ को अच्छे से कर लो, जिसको चाहिए वो बोल देना, हम भेज देंगे, ठीक है ना। देखो गॉसेस थ्योरम का प्रूविंग, और सबसे सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा नहीं कि पूरा बुक का लैंग्वेज छाप दिया गया, ऐसा नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में सारा बनाया गया है, ठीक है ना, सारा बनाया गया है, तुम लोग उसको कर सकते हो। देखो डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, देखो इतना छोटा सा है, और यहाँ पर तुम इजीली इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है जैक बोर्ड के लिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिंपल लैंग्वेज में इजीएस्ट वे में साफ सुथरा एकदम क्या है, कलरफुल में ये बनाया गया है, ठीक है ना, तुम लोगों के लिए। तो तुम लोग इसको कर सकते हो, इससे अगर करोगे तो अच्छा डेरिवेशन का कोई पोर्शन तुमसे छूटेगा नहीं। तो पहला डेरिवेशन तुम लोग यहां से कर सकता है। इजी हो गया कि नहीं हो गया, थोड़ा बड़ा कर देगा, नहीं दिख रहा है क्या, देखो ठीक है ना, इजी हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरा क्या हो गया, देखो इसमें क्या है, चैप्टर वाइज लॉ है, बात समझो। इस पीडीएफ में जो है चैप्टर वाइज लॉ है, चैप्टर वाइज क्या है, लॉ। बस शुरू से अंत तक जितने भी चैप्टर्स देखें, अगर पूरा फिजिक्स का जितना भी चैप्टर है, सभी चैप्टर से जितना भी लॉ है ना, सारे लॉ को है एक जगह पर इकट्ठा किया गया है। मतलब देखो पहला क्या चीज है, पहला तुम्हारे पास में कूलम्ब्स लॉ है। अब देखो क्या एनसीईआरटी बेस्ड लाइन है ये, एनसीईआरटी बेस्ड लाइन है, मतलब एग्जाम में लिखोगे तो 1 नंबर भी नहीं कट सकता इससे,
बात समझ आया कि नहीं आया? तो क्या है कि देखो यहाँ पर तुमको लॉ दिया गया है, यहाँ पर तुम्हारे पास मैथमेटिकल पोर्शन दिया गया है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किस चीज पर डिपेंड करता है, इसको घटाएंगे तो क्या बढ़ेगा, ये सब अधिकतर एमसीक्यू में पूछा जाता है, ये सब अधिकतर एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में इसका हो गया, इसका एसआई यूनिट हो गया, ठीक है ना, इसका कांस्टेंट का क्या एसआई यूनिट हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद तुम्हारे पास में क्या हो गया, उसके बाद तुम्हारे पास में क्या होगा, नेचर हो गया, फोर्स का क्या नेचर हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास ग्राफ जो भी इसमें दिया हुआ, अधिकतर ग्राफ भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। उसका लिमिटेशन हो गया, ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाता है, कौन सा लिमिटेशन है कौन सा नहीं है फॉलोइंग में से। बात क्लियर है। गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट, गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल टर्म्स, गॉसेस लॉ किस किस चीज पर डिपेंड करता है, इसको घटाएंगे तो ये कैसे बढ़ेगा, इसका फॉर्मूला, गॉसियन सरफेस डायग्राम वाला पोर्शन हमारा एप्लीकेशन होगा। इससे तो क्वेश्चन आए करता है और आएगा ही आएगा। तुम अगर इसको कर लोगे, देखो ये तुम ही बताओ, इसको अगर कर लोगे तुम तो तुम्हारा तो डेरिवेशन वाला पोर्शन उधर से कर लिया, लॉ तुम इससे कर लोगे, इससे एमसीक्यू तुम्हारा आ जाएगा, इससे एमसीक्यू तुम्हारा आ जाएगा, इससे न्यूमेरिकल तुम लोग कर सकते हो। ये सब अगर फॉर्मूला तुमको अगर याद हो जाए एमसीक्यू, तो पूरा चैप्टर है शुरू से अंत तक, देखो पूरा शुरू से अंत तक यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा शुरू से अंत तक क्या हो, देखो वेव ऑप्टिक्स है कि नहीं है, देखो सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर पूरा कंप्लीट शुरू से अंत तक लॉ, सारा चीज इसमें एक इकट्ठे किया गया है ना, पूरा एक इकट्ठा किया गया। इसको कर लोगे तो गारंटीड तुम्हारा जो है, इससे अगर तुमको डेरिवेशन का क्वेश्चन आएगा नहीं छूटना है, लॉ का क्वेश्चन आएगा नहीं छूटना है। एक चीज और, एक चीज क्या और, एक चीज और तुम्हारे पास में ये रहा, तुम्हारे पास डेफिनेशन वाला, क्या रहा, डेफिनेशन का मतलब पूरे चैप्टर का डेफिनेशन जितना भी है, सारे डेफिनेशन को इकट्ठा करके एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना, उसके एसआई यूनिट के साथ, उसके डायमेंशन फॉर्मूला के साथ इसमें लिखा गया है, ठीक है ना। अगर तुम इसको अगर रीड कर लोगे, नहीं याद, अगर रीड भी कर लोगे तो तुम्हारे दिमाग में अट जाएगा, समझा ना। अभी 60 दिन बचा हुआ है, 60 दिन में अगर डेली कितने पेज का है, 24 पेज का है, तुम डेली एक पेज अगर तुम पूरा कंप्लीट करोगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब डेली अगर 10 डेफिनेशन करते हो, 10 डेफिनेशन करते हो 24 दिन, मतलब एक महीना से भी कम डे में 24 दिन में ये पूरा का पूरा तुम्हारा पूरा चैप्टर का डेफिनेशन सारा खत्म हो जाएगा। इससे अधिकतर जैक वाले बच्चे अधिकतर इससे क्या होता है ना, कि तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एमसीक्यू में, इसका फॉलोइंग में से टॉर्क का या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला कौन है, ये कर लोगे ना तो तुरंत तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सब रिजर्व हो जाएगा, है कि नहीं है। तो आसान है ना फिजिक्स, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तुम कर लो, ये तीनों पीडीएफ अगर तुम कर लोगे ना तो तुम्हारा 50+ मार्क्स आएगा, इससे 50+ मार्क्स आएगा, इससे 70 में से 50+ मार्क्स आएगा। हाँ 50+ मार्क्स इससे आना है तुम्हारा, अगर ये तीनों पीडीएफ तुम फिजिक्स में कर लिया तो। एक चीज और है, क्या है एक चीज और, देखो अब तुम क्या करना है कि डेली रात में तुम इस मैप को देख करके तुम सो सकता है, ठीक है ना। मैप देखो इसमें क्या है, इस मैप में क्या दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं शुरू से, अगर देखो इस मैप में क्या दिया, पूरा चैप्टर को एक ही पेज में पूरा कंसाइज किया हुआ है, समेट दिया गया है। मतलब तुमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बार तुमको ये वाला मतलब रीड करके, वो सब पढ़ करके, ये वाला रीड करके तुम सो जाओगे रात में, तो सपना में तुम्हारा यही सब चलेगा, सपना में तुम्हारा ये सब चलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक टॉर्क, ये सब सारा यही सब चल रहा है। क्लियर है कि नहीं आया। तो ये 3-4 पीडीएफ है, जिसको चाहिए कमेंट करना, हम उसको भेज देंगे, ठीक है ना, या टेलीग्राम में भी जाकर के तुम लोग इसको ले सकता है। तो यही तुम्हारा था स्ट्रेटेजी इसका। अब बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं, अब देखो ये चीज अगर तुम कर लोगे ना, हाई वेटेज वाला चैप्टर तुमको फिनिश करना है, इजी स्कोरिंग चैप्टर तुमको फिनिश करना है, उसके बाद तुमको मॉक टेस्ट लगाना है, उसके बाद जो मॉक टेस्ट में तुम्हारा जो एरर होगा उस एरर को करेक्शन करना है, उसके बाद फॉर्मूला को रिवीजन करना है, और मॉक जो है, मॉक सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के बाद मॉक लगाना बहुत जरूरी है, मॉक लगाना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, देखो इसमें क्या है ना कि महाभारत तो सभी लोग देखे होंगे, महाभारत में शकुनी मामा का एक बहुत अच्छा सा डायलॉग है, वो मुझको बहुत ज्यादा जो है इंस्पायर करता है। देखो उनके द्वारा ये कहा गया था, मेरे बच्चे रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है, ये डायलॉग उनका है, सुनना कभी। मतलब क्या है कि जब युद्ध हमारा रणभूमि में हो उससे पहले वो युद्ध हमारे मन भूमि में होना चाहिए। मतलब क्या कि हम लोग अगर मॉक टेस्ट अगर लगाते हैं ना, तो वो युद्ध हमारे मन भूमि में, यानी कि हमारे मस्तिष्क में चलेगा, हमारे माइंड में चलेगा। जो हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम का माहौल क्लियर होगा। माहौल कैसा होता है, पेपर आंसर राइटिंग तुमको पता चलेगा। अब जैसे मॉक अगर तुम लोग दोगे कहीं भी अपने क्लास में या सेंटर वगैरह में, जैसे कि मैं यहाँ पर जो मॉक जो होता है, देखो मॉक का
एग्जाम पैटर्न पर। ये तुम्हारा क्या होगा, एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन हो गया, सीबीएसई वाले लोगों का है ये, ठीक ना, सीबीएसई वाले लोगों का। अब तुम मॉक देखो तो देखो क्या होगा, टीचर तुम्हारा जो क्वेश्चन चेक करेगा, चेक करने के बाद तुमको सजेशन देगा, देखो बाबू तुमको यहाँ गलती है, तुम ये सही कर रहे हो, तुमको इस पे इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है, ये सही है तुम्हारा, ये चीज पे काम करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ठीक है ना, ये तुमको मिला जाएगा। देखो सारा कहाँ गलती किए हो और गलती के साथ तुमको सजेशन भी दिया जाएगा, बाबू देखो यहाँ पर तुमको ऐसा डायग्राम बनाना है, तुमको देखो यहाँ पर ये चीज करना है, तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगे। अगर तुम यही गलती सीधा जाकर के एग्जाम सेंटर पे करते हो, बोर्ड एग्जाम पे करते हो, तो उसके बाद तो फिर कुछ होने वाला जाने वाला है नहीं, तो वही गलती तुम अपना यहाँ पर कर रहे हो। मतलब हम लोग रणभूमि में जो युद्ध कर रहे हैं उससे पहले मनभूमि में युद्ध हम लोग कर ले, अपने माइंड में जो हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना उस पर पहले हम लोग कर लें। बात समझा कि नहीं? तो मॉक टेस्ट में तुमको ये सब इस तरह से आंसर राइटिंग स्किल पता चलेगा। बहुत सारे बच्चों को ये होता है ना, बहुत सारे बच्चे को ये होता है कि उसको पता है सारा क्वेश्चन, लेकिन वहां पर टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाया, वो जाकर के वो सारा क्वेश्चन छोड़ करके आ गया। बात समझा कि नहीं? इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर तुम मॉक टेस्ट अगर लगाते हो ना, पूरा पूरा एक महीना तक, एग्जाम का एक महीना तक अगर मॉक टेस्ट अगर तुम लगाते हो तो क्या होगा कि 20 से 30% तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा। हाँ, 20 से 30% मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, तुमको एग्जाम से डर ही नहीं लगेगा। अरे तुम जैसे एग्जाम देने जाएगा ना, एग्जाम देने जाएगा लगेगा ऐसे हम जा रहे हैं क्या, खेलने के लिए जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ में। क्लियर है ना? इसलिए मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य है। अब मॉक टेस्ट का साइंटिफिक कारण भी जानो। देखो क्यों मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट से क्या होता है, मॉक टेस्ट से क्या होता है। देखो सबसे पहला क्या है ना, टेस्टिंग इफेक्ट की हम बात करेंगे। मॉक टेस्ट का साइंटिफिक कारण समझो, समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या है, सबसे पहला टेस्टिंग इफेक्ट। तो टेस्टिंग इफेक्ट जो तुम्हारा ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन ये है। देखो क्या है कि देखो दुनिया की सबसे बड़ी लर्निंग रिसर्चर हेनरी ड्यूगर जो है 2006 में ये बताती है कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं उससे ज्यादा याद तब होता है जब हम उस चैप्टर पर टेस्ट लगाते हैं। हम लोग कोई भी चैप्टर को अगर पढ़े तो पढ़ने के बाद अगर उसका टेस्ट लगाते हैं ना, उसको हम लोग अगर टेस्ट देते हैं, उस चैप्टर का टेस्ट देते हैं, तो ज्यादा हम लोग उससे लर्न करते हैं, ज्यादा उससे हम लोग उससे सीखते हैं। इसी को टेस्टिंग इफेक्ट कहते हैं, इसको टेस्टिंग इफेक्ट कहते हैं। ये साइंटिफिक कारण है, ठीक है ना। साइंटिफिक रिजल्ट इसका क्या होगा, सिर्फ पढ़ने से मेमोरी रिटेंशन 30% होता है, और अगर हम लोग उस चैप्टर में जो पढ़े हैं उसका अगर हम लोग उसको टेस्ट में अगर बदल दें, टेस्ट अगर दे दें उसका 70% रिटेंशन हो जाता है। उस चैप्टर का कितना होगा, 70% हम लोग उसमें गेन कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट दिमाग की मेमोरी को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देता है, 2 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। दूसरा रीजन क्या है कि एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में हम लोग क्या करते हैं, माइंड को जो है एकदम जबरदस्ती मजबूर कर देते हैं कि तुमको याद होना पड़ेगा, तो याद हो जाता है। जब बच्चा मॉक टेस्ट देता है तो ब्रेन खुद को पुश करता है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ब्रेन खुद को इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पुश करता है। बात समझा कि नहीं है? इतना प्रेशर होता है कि हमारे माइंड से वो खुद ब खुद निकलने लगता है। तो यही प्रेशर अपने को ऐसा बना लेना है एग्जाम हॉल में खुद ब खुद हमारे माइंड से वो क्या हो, निकलते रहे। इसको एक्टिव रिकॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको एक्टिव रिकॉइल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट दिमाग में गहरा बैठ जाता है, फॉर्मूला बार बार याद आता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्पीड बढ़ जाता है। यह हमारा किससे होता है, मॉक टेस्ट लगाने से होता है। मॉक टेस्ट लगाने से ये होता है। अगला हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूरो पाथवे स्ट्रेंथिंग, ठीक है ना, न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथिंग। देखो क्या होता है, दिमाग के रास्ते को मजबूत करना। जब बच्चा एक ही कंसेप्ट को कई बार क्वेश्चन रूप में इस्तेमाल करता है तो दिमाग में उससे जुड़ी न्यूरॉन आपस में कनेक्ट हो जाता है, आपस में स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाता है, और जिससे क्या होता है लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, जिससे क्या होता है हमें वो दीर्घकालीन बना देता है, मतलब लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के नाम से, एलपीटी के नाम से हम इसको जानते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, मिस्टेक हमारा कम होता है। ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है, ये ऐसी हवाई में बात नहीं किया जा रहा, साइंटिफिकली प्रूवन है कि मॉक टेस्ट लगाने से ये सब होता है। बस समझ ना, साइकोलॉजिकली फैक्ट सब है। देखो तो मॉक टेस्ट अगर लगाओगे तो दिमाग का जो सर्किट है और भी मजबूत हो जाता है, दिमाग का सर्किट और भी मजबूत हो जाता है। चौथा रीजन क्या है, रीजन सुनो। अब देखो चौथा रीजन क्या हो गया, चौथा रीजन हमारे पास में ये हो गया, एग्जाम में दिमाग प्रेशर में होता है। एग्जाम में दिमाग क्या होता है, प्रेशर में होता है, और जब हमारा माइंड जब स्ट्रेस लेता है तो स्ट्रेस लेने से क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। वो चीज अगर डायरेक्ट एग्जाम में अगर होता है तो तुम्हारा दिमाग ब्लॉक कर जाएगा, तुम उसमें तुमको याद ही नहीं आने लगेगा। तो हम लोग उस फियर को पहले ही खत्म कर दे, मॉक टेस्ट इतना दें कि वो जो स्ट्रेस है वो हमारे में हो ही नहीं, वो प्रेशर हमारे में हो ही नहीं। समझ आया कि नहीं? इतना हम लोग अडेप्ट कर लें टेस्ट को, इतना इतने बार बार मॉक टेस्ट बार बार देने से दिमाग जो है एग्जाम जैसा स्ट्रेस का आदी हो जाता है।
ठीक है ना, एग्जाम जैसा स्ट्रेस का आदी हो जाता है, ठीक है ना। साइकोलॉजी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। साइकोलॉजी में हम लोग इसको डिसेंसिटाइजेशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब तो क्या होता है, असली एग्जाम में पैनिक नहीं होते हैं, जो वहां पर एग्जाम में जो पैनिक जो हो जाते हैं, बकाने लगते हैं, हड़बड़ हो जाते हैं, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, सारा चीज भूल जाते हैं, वो तुम पहले ही उस चीज को फेस कर लिए होते हो, वहां नहीं करा जाता है, वहां नहीं होता है, ठीक है ना। दिमाग फास्ट डिसीजन ले पाता है, टाइम मैनेजमेंट हम लोग का हो जाता है, मॉक टेस्ट लगाने से एग्जाम फियर जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या है, मेटाकॉग्निशन जो बूस्ट करता है, मतलब खुद को समझने की शक्ति बढ़ाता है, खुद को समझने की शक्ति बढ़ाता है। मॉक टेस्ट के बाद बच्चा ये समझ पाता है कि मैं क्या नहीं जानता हूं, और जो नहीं जानता अगर वो चीज वो जान लिया, वो चीज को पढ़ के फिर से वो क्या हो, अच्छा मार्क्स का ला सकता है कि नहीं ला सकता है। क्या गलती कर रहा है फिर उसको दोहराता नहीं है, कौन सा चैप्टर वीक है वो चीज उसको पता लग जाता है, कहां पर टाइम ज्यादा वेस्ट करना है कहां पर कम टाइम वेस्ट करना है उसको वो पता चल जाता है। बात समझ आया कि नहीं आया। तो ये सब चीजें, इस एबिलिटी को हम लोग कहते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है ना। अब तो क्या होता है हमारे पास, अगला हमारे पास में मेमोरी कंसोलिडेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मॉक टेस्ट के बाद ब्रेन सोते समय लर्निंग को रीऑर्गेनाइज कर देता है, और रीऑर्गेनाइज करके हम लोग जो भी पढ़े हैं उस पढ़े हुए चीज को जो ऐसा ऐसा सेट कर देता है। अगला है मेमोरी कंसोलिडेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हम लोग टेस्ट दिए, उस टेस्ट दिए हुए चीजों को हमारा माइंड क्या करता है, उसको रीऑर्गेनाइज कर देता है, रीऑर्गेनाइज कर देता है, जिससे हमारे माइंड में वो चीज अच्छे से बैठ जाता है, अच्छे से क्या हो जाता है, बैठ जाता है। अब मैं बात करूंगा कि फीडबैक लूप मैकेनिज्म, फीडबैक लूप मैकेनिज्म। देखो इसमें क्या होता है, अगर हम टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट देने के बाद हम कुछ गलती किए, तो सबसे पहले गलती की अपने को फीडबैक मिलता है, फीडबैक में हम करेक्शन करते हैं और हमारा क्या हो जाता है, इंप्रूवमेंट होता है। ये लूप चलता है, ये क्या कर चलता है, ये लूप चलता है, जिस लूप को हम लोग फीडबैक लूप मैकेनिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जैसे देखो इसका यही पार्ट है, जैसे मान लो तुम लोग टेस्ट दिया, अब टेस्ट देने से तुमको यहां पर फीडबैक मिला कि बाबू तुम ये अच्छा कर रहे हो, ये खराब कर रहे हो, यहां सुधार की जरूरत है, इसको अगले वाले टेस्ट में गलती नहीं करना, ये सब चीज पर तुम्हारा सुधार होता है। और जैसे ये सब चीज पर अगर तुम्हारा सुधार हो जाता है, तुम उस चीज को गलती एग्जाम में वो दोबारा नहीं करोगे। और अगर ये चीज नहीं होगा, जो तुम गलती करते आ रहे हो करते आ रहे हो करते आ रहे हो, सेम गलती तुम बोर्ड एग्जाम में कर दोगे, तो तुम्हारा को देखने वाला नहीं आएगा, उसको करेक्शन करने वाला नहीं आएगा, तुम गलत करके आ जाओगे। इसलिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है, बहुत कंपलसरी है। बात समझ आया कि नहीं है। चलो हम लोग बोल सकते हैं क्या, रिवार्ड एरर प्रिडिक्शन सिस्टम इसको बोल सकते हैं, रिवार्ड एरर सिस्टम प्रिडिक्शन के नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं। इसलिए हर एक बच्चे को मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य है। हर एक एग्जाम से एक मंथ पहले का जो टाइम है, रिवीजन करो जस्ट मॉक लगाओ, रिवीजन करो जस्ट मॉक लगाओ। तो हम लोग कह सकते हैं मॉक लगाने से हम लोग का माइंड जो है एक तरह का जिम का जैसा काम करता है। ये क्या कैसे काम करता है, मॉक टेस्ट दिमाग का जिम है, एक तरह का जिम है, जिससे हम लोग को क्या होता है, जितना ज्यादा मॉक लगाएंगे ना, उतना ज्यादा दिमाग हमारा स्ट्रांग होगा, मेमोरी स्ट्रांग होगा, स्पीड हमारा स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये हमारा था स्ट्रेटेजी। हम लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके केवल फिजिक्स से नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट में हम लोग इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये सब स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। और सबसे खास बात, मॉक लगाना कभी मत भूलना। मॉक अगर लगाओगे तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे, इसलिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत अनिवार्य है। बात समझ आया कि नहीं आया। चलो तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से तुम लोग तैयारी करो। जो भी डाउट, जो भी अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग जो है डाउट को पूछ सकते हो। और अगर किसी को ये पीडीएफ अगर चाहिए तो ये पीडीएफ अगर चाहिए तो वो पीडीएफ के लिए तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं पीडीएफ में भेज दूंगा। पहला पीडीएफ मेरे पास में क्या है, लॉ का, चैप्टर वाइज लॉ है। दूसरा पीडीएफ हमारे पास में क्या हो गया, दूसरा पीडीएफ हमारे पास में चैप्टर वाइज डेफिनेशन का है। और अगला पीडीएफ मेरे पास में क्या है, डेरिवेशन का है। और अगला क्या हो गया, अगला क्या होगा, ये हो गया। बात समझ आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे तो मतलब बिल्कुल ही तुम्हारा जो स्कोर है वो 60+ होगा, तय है। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करो। पहले जो हाई वेटेज, फिर तुम्हारा फिर जो कम वेटेज है, फिर कम वेटेज है, ठीक है ना। जो 3-4 चैप्टर पढ़ के तो हम लोग जो है 30-35 मार्क्स ला सकते हैं ना। तो चलो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, बेस्ट ऑफ लक।